हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर हम पढ़ रहे थे, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो हम इसमें पहले 3 लेक्चर कर चुके हैं। आज ये 4th लेक्चर है इसका। तो इसमें पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि भाई कैसे लंग्स जो हैं आपके सिचुएटेड होते हैं प्लूरल कैविटी के अंदर, और कैसे ट्रेचिया हैं, कैसे आपके जो ब्रोंची हैं, या फिर कैसे उसमें कार्टिलेजन रिंग प्रेजेंट है, वोकल कार्ड्स हैं, इन सब के बारे में हमने पिछले लेक्चर में देखा था। आज जो हम इसमें आगे पढ़ते हैं क्या है देखते हैं। ईच ब्रोंची अंडरगो रिपीटेड डिवीजन। जो ब्रोंची है वो रिपीटेड डिवाइड करेगी और सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंची बनाएगी। फिर आगे ब्रोंचियोल्स बनाएंगे लास्ट में, और लास्ट में फिर ब्रोंचियोल से कनेक्ट होंगे आपके क्या, एलोविलाई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अटैच होंगी। अब जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे हैं आप, ये एनाटमी है ऑफ द ट्रैकिया। लेरेंक्स हो गया ऊपर, ट्रैकिया हो गया, ट्रैकियल कार्टिलेजेस होगी, और फिर ये यहाँ से बीच में जैसे प्राइमरी ब्रोंची सेकेंडरी ब्रोंची दिखाई दे रही हैं, लंग टिश्यू दिखाई दे रहा है आपकी, राइट लंग रूट है और लेफ्ट लंग रूट दिखाई दे रही है डायग्राम में। अब इस डायग्राम में देखो ध्यान से, लेरेंक्स ऊपर, फिर राइट लंग है, लेफ्ट लंग है, फिर लेफ्ट ब्रोंकस आपका, राइट ब्रोंकस है। कैरिना जो है मिड पॉइंट होता है, जो जहाँ से ब्रांचेज होती है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपके जो एक तरह से ब्रोंचियोल्स हैं दिखा रखे हैं इसने, ट्रैकियल कार्टिलेज दिखा रखी, ब्रोंचियोल बिल्कुल आगे ब्रांचेज हो गई छोटी छोटी। ठीक है, फिर ट्रैकिए जो हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंची बनाएंगे, एंड इनिशियल ब्रोंचियल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग। जो ट्रैचिया हैं प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकी हैं, और इनिशियल जो ब्रोंक्यूल्स हैं, स्टार्टिंग में जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग शो करेंगी। इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग कैसे कि आगे से तो वो रिंग लाइक दिखाई दे, सी शेप में होंगी आगे से, जैसे इसमें ऊपर भी दिखा रखा ब्लू से, ऊपर से तो सी शेप की होंगी, पीछे जो है वर्टिब्रल कॉलम होने की वजह से, रीढ़ की जो हड्डी है वह होने की वजह से वहाँ पर ये उसको कवर अप कर लेते हैं। पीछे इसोफेगस भी प्रेजेंट होती है आपकी। ठीक है, तो इसोफेगस से बिल्कुल पीछे रीढ़ की हड्डी है, इसोफेगस इसके पीछे प्रेजेंट होगी। ठीक है, और एक तरह से आगे से ये एक सी शेप की मतलब बनेंगी कार्टिलेजनस रिंग, इनकम्प्लीट होती, पूरी तरह से कंप्लीट रिंग नहीं होती है। ठीक है, देखो ऐसे दिखा रखा है ये, जैसे कि ये पोस्टीरियर साइड है, पोस्टीरियर का मतलब बैक साइड होगी, एंटीरियर मतलब आगे की। एंटीरियर कौन सी होगी, चेस्ट वाली साइड आपकी, और जो पोस्टीरियर है वो आपकी जो पीठ होती है, जो बैक साइड होती है उसको पोस्टीरियर साइड बोलते हैं। और इसमें दिखा भी रखा है आगे कि जो ये ब्लू से दिखा रखी है सी शेप में, ये है एक्चुअल में कार्टिलेजनस रिंग। ये किससे बनी होती है, हाइलिन कार्टिलेज से बनी होती है, एक टाइप की कार्टिलेज होती है ये। और ये अंदर है ल्यूमेन ऑफ ट्रेचिया, इसके पीछे जस्ट पीछे है इसोफेगस। ठीक है, और इसमें म्यूकोसल लेयर भी है, सब म्यूकोसल लेयर भी है इसके अंदर। ठीक है, तो ये ऐसे होती भाई कार्टिलेजनस रिंग। ध्यान से देख लो ये डायग्राम आप इसमें। ठीक है, अब ये देखो इधर देख लो, ये और भी अच्छी तरीके से इसोफेगस है, और फिर ये बीच में ट्रेचल लिगामेंट दिखा रखा है इसने, और ये कार्टिलेज दिखा रखी है, ये म्यूकस ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है यहाँ पर। ठीक है, Each terminal bronchioles give rise to a number of very thin, irregular, walled and vascularized bag-like structure called alveoli. हर टर्मिनल जो है, जो ब्रोंचियल है उसके टर्मिनल एंड पे जो है एक बिल्कुल पतली इरेगुलर वाल की वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको एलोविलाई हम बोलते हैं। ठीक है, ईच टर्मिनल ब्रांचेस गिव राइज ए नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एलोविलाई। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंची ब्रोंचियल्स एंड एलोविलाई कंप्राइज द लंग्स। मतलब जो ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग नेटवर्क है ब्रोंची का, ब्रोंचियोल्स का और एलोविलाई का, उन सभी को मिलके क्या बनाते हैं, वो लंग्स फॉर्म करते हैं। ये देखो एनसीईआरटी का डायग्राम दिखा रखा है आपका इसमें। इसमें देखो ये बिल्कुल जो ब्लू से जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया में कार्टिलेजनस रिंग प्रेजेंट है। आगे जब ब्रांचेज हो रही हैं, प्राइमरी ब्रोंची जो ब्रोंकस दिखाई दे रहा है वहाँ पर ब्लू कलर से दिखा रखी हैं, तो यहाँ पर भी रिंग प्रेजेंट है ये इसमें। और फिर आगे दिखाओ ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिखा रखी है, एलोविली हैं, ये एक तरह से ग्रेप्स का जो होता है आपका, बंच ऑफ ग्रेप्स जो होते हैं उस तरह से दिखाई दे रही हैं ये। ठीक है, ये देखिए ध्यान से, ये टर्मिनल ब्रोंचियल्स हो गया। ठीक है, और ये इसमें एलोविलाई हो गई। ठीक है, और एलोविलाई के ऊपर आपने देखा होगा, मैंने आपको हाईली वेस्कुलाइज बोला लंग्स को, तो हाईली वेस्कुलराइज क्यों बोला, क्योंकि इस पे जो कैपिलरीज का जो गुच्छा होता है वो एक तरह से मतलब कैपिलरीज, बहुत सारी कैपिलरीज चिपकी हुई होती हैं एलोविलाई के साथ। जैसे कि जो ये रेड वाली दिखाई दे रही हैं, इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाली कैपिलरीज होती हैं।
और जो ये ब्लू कलर की दिखा रखी हैं कैपिलरीज, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करते हैं, ये एलोविलाई तक लेके आती हैं ताकि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एलोविलाई में चली जाए और फिर जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन आके ऐड हो जाए। ठीक है, ये देखिए ये दिखा रखा है इसमें पूरी तरह से। और ये इसमें बिल्कुल एक छोटा सा पोर होता है, एलोविलार पोर बोलते हैं, एलोविलार सैक हम बोलते हैं, एलोविलार डक्ट भी प्रेजेंट होते हैं। और एक इसमें जो है एक्सचेंज जो गैसेज का होता है वो ब्रोंचियोल्स के द्वारा हो सकता है, ठीक है, और एलोविलाई के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखें ये इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि जो हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लंग्स के पास, वो कौन सी होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है। और पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी लंग्स से, ठीक है, और लेफ्ट पोर्शन मिलाएगी हार्ट के लेफ्ट पोर्शन में, और हार्ट के राइट पोर्शन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो लेफ्ट पोर्शन से फिर ये टिश्यू के पास जैसे कि जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होके आएगा। तो यहाँ पर एक तरह से हम ये बोल सकते हैं ऊपर वाला जो होता है इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, नीचे वाला जो पोर्शन है उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। पल्मोनरी का मतलब लंग्स होता है, तो लंग्स में जो सर्कुलेशन हो रहा है, तो एक तरह से जो है पूरे मतलब पूरा सिस्टम एक तरह से बना हुआ होता है इसमें। ठीक है, अब देखो इसमें एक्चुअल में एक्सचेंज कैसे होता है गैसेज का, जो एलोविलाई की जो मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल कैपिलरीज से बिल्कुल अटैच होती है। अब कैपिलरीज में जो है ब्लड फ्लो कर रहा है, जिसमें जो ब्लड आ रहा है उसमें लो है ऑक्सीजन की अमाउंट, हाई कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हाई है और बाहर कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एलोविलाई में चली जाएगी। जैसे एरो दिखा रखे हैं ये बिल्कुल वाइट कलर के एरो जो दिखा रखे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को शो कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एलोविलाई में जा रही है। ठीक है, और फिर जो अब इसमें अगर मान लो बाहर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है और अंदर कम है ब्लड में, तो फिर वो बाहर से अंदर आएगी ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर्म करेगी। ठीक है, तो जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो उसमें लो कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट होगी और हाई ऑक्सीजन अमाउंट होगी, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में लो ऑक्सीजन अमाउंट होगी और हाई कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से पास होते हैं ये मेम्ब्रेन, ऐसे बहुत ज़्यादा थिन होती हैं। डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा यहाँ पर ये प्रक्रिया होगी। वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाई डबल लेयर्ड प्लूरा, हमें पता है कि हमारे दो लंग्स होते हैं और वो डबल लेयर्ड होते हैं, और उनके जो बीच में स्पेस होता है उसमें प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, और एक मेम्ब्रेन को प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, दो को प्लूरा हो गए। ठीक है, इट रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, ये जब लंग की जो मूवमेंट होती है सांस लेते टाइम, तो उस टाइम उसके फ्रिक्शन को रिड्यूस करती हैं। तो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो क्लोज कॉन्टैक्ट होती है किसकी, थोरेसिक लाइनिंग, जबकि वेयर इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जो कॉन्टैक्ट होती है लंग्स के सरफेस के साथ। कहने का मतलब जो आउटर मेम्ब्रेन है, जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, वो जो रिब्स होते हैं, जो आपकी थोरेसिक कैविटी है उसके साथ अटैच होते हैं, और जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो डायरेक्टली लंग्स सरफेस से अटैच होते हैं। ये देखिए इसमें देखो ये दिखा रखा है इसमें लंग्स में, तो इसमें इसका पूरा डायग्राम दिखा रखा है। जो विसरल प्लूरा बोला है इसने, जो ब्लू वाली लाइन दिखा रखी है इसने, इसको ये इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है, और जो रेड वाली है वो है आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, इसको पैरेटल प्लूरा भी बोलते हैं, और बीच में है प्लूरल स्पेस। तो प्लूरल स्पेस जो है इसमें क्या भरा होता है, प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, ठीक है, और इसमें देख लिया आपने इसमें ध्यान से। ठीक है, ये देखो प्लूरल मेम्ब्रेन जो है, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो जैसे ये जो दिखा रखी है रिब्स दिखा रखी है इसके साथ अटैच, ये थोरेसिक होते हैं, थोरेसिक लाइनिंग होती हैं। ठीक है, ये दिखा रखी है आगे इसमें, ये देखिए। अब आगे है इसमें प्लूरल इफ्यूजन, ये एक हम ये बोल सकते हैं कि एक डिजीज मान सकते हैं इसको, डिसऑर्डर होता है ये। इसमें क्या होता है कि जो आपका एक लंग्स तो नॉर्मल होता है, दूसरा जो है कंप्रेस हो जाता है। कंप्रेस कैसे हो जाता है कि जैसे सांस लेते हो तो नीचे में क्या हो जाता है इसमें प्लूरल इफ्यूजन का मतलब इसमें जो है एक जो खाली स्पेस आपको दिखाई दे रहा है इसमें, उसमें लिक्विड भर जाता है उसमें, मतलब हम ये बोल सकते हैं पस भी बन सकता है कई बार इन्फेक्शन की वजह से, या उसमें ब्लड आ जाए, या फिर उसमें एक तरह से पानी भर जाए उसके अंदर। ठीक है, तो फ्लूइड बन जाए उसके अंदर, तो उसको हम बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। ये कब किस पेशेंट्स के अंदर ज़्यादा होता है, जैसे कि जो टीबी वाले होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस वाले जो होते हैं पेशेंट, उनके अंदर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो कई बार जैसे इंजेक्शन की मदद से इसको निकाला भी जा सकता है, अगर निकाला नहीं गया तो इसमें फिर क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है पेशेंट की, उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है,
और अब जैसे कि हम अब लंग्स में इसमें लोब्स की बात करें तो जो लोब्स जो हैं, जो आपका जो राइट आपका लंग्स है उसमें 3 लोब होते हैं, ठीक है, और लेफ्ट में 2 लोब होते हैं। राइट में 3 क्यों और लेफ्ट में 2 क्यों? क्योंकि राइट जो लोब है उसके अंदर जो है एक तरह से हम ये बोल सकते हैं 3 लोब, उसमें पूरा स्पेस होता है, जबकि जो आपने दिखाई भी दे रहा होगा कि जो लेफ्ट की तरफ जो लेफ्ट लंग है उसमें केवल 2 ही लोब दिखाई दे रहे हैं और बीच में वो थोड़ा ग्रू भी पार्ट दिखाई दे रखा है, और बीच में जो रेड कलर का पोर्शन दिखा रखा है ये किसको शो करता है? ये हार्ट को शो करता है। तो हार्ट हमारा लेफ्ट की तरफ थोड़ा टिल्ट होता है, झुका हुआ होता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें स्पेस की वजह से इसमें जो है आपकी दो दो ही लोब होते हैं लेफ्ट में, और राइट में हमेशा 3 लोब होते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रल अप टू टर्मिनल ब्रोंचियल कंस्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट। हमें पिछले टेक्स्ट में भी पढ़ा था कि कंडक्टिंग पार्ट कौन सा था? जो एक्सटर्नल नोस्ट्रल जो नाक के द्वार थे वहाँ से लेके जो टर्मिनल ब्रोंचियस तक जो पार्ट था उसको कंडक्टिंग पार्ट बोलता है। जबकि एलोविलाई और जो डक्ट्स हैं उसकी वो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज कर रही थी, उसको हम कौन सा बोले थे? रेस्पिरेटरी पार्ट बोला था, ठीक है। कंडक्टिंग पार्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक एयर को एलोविलाई तक क्लियरली इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, जैसे कि फॉरेन पार्टिकल मतलब जैसे डस्ट पार्टिकल वगैरह इनसे दूर हटा के इनको, और ह्यूमिडिफाई करता है उसको, और उसका जो टेम्परेचर है उसको बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एयर का टेम्परेचर मेंटेन करता है। आगे फिर इसमें जो है एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल, जो एक्सचेंज पार्ट है वो एक्चुअल साइट होती है डिफ्यूजन की, जहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में मतलब इनमें एक्सचेंज होता है, ठीक है। लंग्स जो हैं वो सिचुएटेड होते हैं आपके थोरेसिक चैम्बर में, विच इज़ एनाटोमिकली एयर टाइट चैम्बर। जो आपके लंग्स होते हैं वो थोरेसिक चैम्बर के अंदर सिचुएटेड होते हैं और वो पूरी तरह से एयर टाइट होता है, ठीक है। थोरेसिक चैम्बर जो है वो डोर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, पीछे की तरफ से तो वर्टिब्रल कॉलम उसको फॉलो करती है और आगे स्ट्रेनम करती है, ठीक है। चेस्ट की तरफ से स्ट्रेनम करेगी और पीछे रीढ़ की हड्डी जो वर्टिब्रल कॉलम है डोर्सली वो काम करेगी। लेटरली जो है साइड से कौन करेंगे उसको? प्रोटेक्ट रिब्स, एंड लोअर साइड से कौन करेगा? डम शेप डायाफ्राम, ठीक है। ये देखिए पूरी तरह से टाइट चैम्बर है, थोरेसिक कैविटी दिखा रखी है, ठीक है, और डायाफ्राम है नीचे की तरफ इसमें। और आपका जिसमें जैसे कि जब आप सांस ले रहे हो तो देखो इसका साइज बढ़ा हुआ है, लेकिन जब आप सांस छोड़ रहे हो तो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऊपर की तरफ, और ये एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका साइज इसका स्मॉल हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा इसका। ये दिखा रखा है इसमें, देखो आपके ये दिखा रखा है इसमें, एलोविलाई वगैरह दिखा रखी है, आपके ब्रोंची दिखा रखी हैं, ठीक है। अपर लोब लोअर लोब भी दिखा रखे हैं इसके अंदर आपके। एनाटोमिकल सेट ऑफ लंग इन थोरेक्स इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, मतलब हमारे जो लंग्स हैं थोरेसिक कैविटी में कुछ इस तरह से सेटअप होते हैं कि कोई भी वॉल्यूम उसके अंदर चेंज हो सकता है, ठीक है। लंग पल्मोनरी रिफ्लेक्टेड इन द लंग पल्मोनरी कैविटी, जैसे कि लंग में चेंज आएगा तभी उसके आपकी थोरेसिक कैविटी में भी चेंज आएगा। सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग, ऐसा अरेंजमेंट ब्रीथिंग के लिए ज़रूरी है। वी कैन नॉट डायरेक्टली आफ्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, हम इस अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम कहने का मतलब है कि हम पल्मोनरी वॉल्यूम अगर आपकी थोरेसिक कैविटी चेंज नहीं होगी उसके साथ ही तो उसमें दिक्कतें आ जाएंगी फिर आपकी। रेस्पिरेशन हमने पिछले भी उसमें लेक्चर में पढ़ा था कि 5 स्टेप हमने देखे थे, वो अभी एनसीईआरटी के हैं आपके ये। तो ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन पढ़ा था आपने इसमें। वाई विच एटमोस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एलवेरी इज रिलीज आउट, एटमोस्फेरिक एयर हम अपने अंदर लेंगे, ऑक्सीजन अपने अंदर लेंगे और CO2 को बाहर छोड़ देंगे। डिफ्यूजन ऑफ गैसेज होगा एल्वेलर मेम्ब्रेन के, इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हमने बोला था। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज होगा बाय द ब्लड, फिर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, इसको इंटरनल रेस्पिरेशन हमने बोला था। फिर यूटिलाइजेशन ऑक्सीजन का सेल के द्वारा, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी है आपकी। जो फैटल लंग्स आते हैं वो आर नॉन फंक्शनल इंट्रा यूट्राइन लाइफ, कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे होते हैं मदर यूट्रस के अंदर उनके जो लंग्स होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं, वो सांस नहीं लेते, क्योंकि हमें पता है कि जो लंग्स हैं वो लिक्विड मटेरियल में सांस नहीं लेने के लिए कैपेबल होते, केवल गिल्स कैपेबल होते हैं। तो बॉडी के जैसे यूट्रस में वाटरी फ्लूइड भी होता है उसके चारों तरफ, जो अम्नियोटिक फ्लूइड हम बोलते हैं, तो उसमें उसको पूरी तरह से वो मतलब एक तरह से ब्रीथ नहीं कर सकता लंग्स के द्वारा। तो फैटल लंग्स जो है नॉन फंक्शनल होते हैं, लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है
तो आपको पता होगा कि जैसे बच्चा जन्म लेता है वो ज़ोर से रोता है, तो रोने का मतलब ये है कि जब वो रोता है तो भी उसके लंग्स एकदम से प्रेशराइज होते हैं और एकदम से वो फंक्शन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और यदि मान लो वो फंक्शनल नहीं हो, जैसे कि मान लो कोई 7वें महीने में हो गया या 8वें महीने में होगा कोई बच्चा, तो उसके लंग्स जो हैं फिर काम नहीं करते कई बार, तो उसमें डॉक्टर को इंजेक्शन देना पड़ता है उसको, ठीक है, ताकि वो अच्छी तरीके से लंग्स जो है नॉर्मली फंक्शन कर सकें, ठीक है। फिर न्यू बोर्न रेस्पिरेशन, जो नए बच्चे का जैसे जन्म हुआ है तो उसका जो रेस्पिरेशन होता है 30 to 60 पर मिनट होता है। एयर जो है प्लूरल कैविटी, जो प्लूरल कैविटी जहाँ पर प्लूरल फ्लूइड भरा होता है वहाँ पर यदि एयर डेवलप हो जाए, एयर बबल्स बन जाए उसमें, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। उसमें फिर प्रॉपर तरीके से आपके जो फ्रिक्शन जो है एक तरह से प्लूरल जो मेम्ब्रेन है वो काम नहीं कर पाएंगे अच्छी तरीके से। या फिर ब्लड बन जाए तो प्लूरल कैविटी में उसको हीमोथोरैक्स कंडीशन बोलेंगे। पस बन जाए प्लूरल कैविटी में, मतलब जैसे कि हम बोलते हैं मवाद बोलते हैं, तो उसको पायोथोरैक्स बोलते हैं। राइट लंग जो है उसमें आपकी 10 ट्रशरी ब्रोंची होती हैं, जबकि लेफ्ट लंग में आपकी 8 ट्रशरी ब्रोंची होती हैं। वो आपको पता है साइज उनका ज़्यादा था इसलिए। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो नोज टू वोकल कार्ड तक होता है। जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो ट्रैकिया टू लंग्स होता है, ट्रैकिया ब्रोंची एंड लंग्स तक होता है। फिर स्पेस इनसाइड द एलोविलर सैक, जो स्पेस होता है एलोविलर सैक के अंदर, जो एलोविलाई के अंदर जो स्पेस होता है, खाली जगह होती है, उसको एंट्रम बोलते हैं। डायमीटर जो है एलोविलाई का होता है 0.5 मिलीमीटर, ठीक है, या माइक्रोमीटर हम बोल सकते हैं। टोटल रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन सरफेस एरिया, जो टोटल रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन सरफेस एरिया जहाँ पर ये एक्चुअल में एक्सचेंज होता है, तो वो होता है 70 स्क्वायर मीटर, थिकनेस 0.5 माइक्रोन होती है। फिर नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन क्या है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के? पहला है ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन का मतलब जैसे कि हमें स्मेल का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नॉस्ट्रिल। फिर वोकलाइजेशन, उसके अलावा हमारे साउंड प्रोड्यूस जो होती है वोकल कार्ड्स के द्वारा लेरिंग्स के अंदर, ठीक है। फिर प्रिवेंशन ऑफ डस्ट पार्टिकल, नॉस्ट्रिल एयर होते हैं, नॉस्ट्रिल में नेसल म्यूकस होता है, स्नीजिंग होता है, तो इससे हम डस्ट पार्टिकल को प्रिवेंट करते हैं लंग्स तक नहीं पहुंचने। दूसरा डिफेंस मैकेनिज्म, लंग्स के अंदर मैक्रोफेजिज, मास्ट सेल और न्यूट्रल किलर सेल होती है। NK सेल को मतलब नेचुरल किलर सेल, ये होती है डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करती हैं ये। मैक्रोफेजिज कौन सी थी? WBC। मास्ट सेल भी आपकी ऐसी ही होती हैं WBC टाइप में ही। मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, सम वाटर लॉस्ट थ्रू रेस्पिरेशन, वाटर जैसे कि हम सांस छोड़ते हैं तो उस टाइम हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स मुंह से निकलते हैं कई बार, ठीक है। फिर रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, तो रेगुलेट करते हैं एसिड बेस बैलेंस, मतलब जैसे कि CO2 जो है एक तरह से हम ये बोल सकते हैं, अगर CO2 बॉडी के अंदर रह जाएगी तो वो वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोकार्बनिक एसिड बनाएगी और उससे एसिड बेस बैलेंस प्रभावित होगा, तो उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको इसको स्टडी करना है, नोट करना है, नोट्स बनाने हैं। जहाँ रिक्वायरमेंट डायग्राम की हो तो डायग्राम भी बनाए। डायग्राम आपकी इसलिए डाले गए ताकि इसमें आप अच्छी तरीके से समझ सकिए क्या होता है।